उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। मैं इस वक्त हूं गाजीपुर के एक गांव में और मेरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर आजमगढ़ का इलाका आता है, जहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद है। और यहां से महज 1 घंटे की दूरी पर बनारस आता है, वाराणसी आता है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है चंदौली के स्थानीय सांसद, केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र नाथ पांडे जी। पांडे जी, गाजीपुर, आजमगढ़, चंदौली, वाराणसी, ये सब आपका इलाका रहा है, आप बीएचयू से पढ़े हैं। सबसे पहले तो इन्हीं चारों जिलों की मैं बात करूंगा, क्या अनुमान आपका? इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और भाजपा गठबंधन इस बार उससे भी बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि पूर्वांचल में जिस बात के लिए हम लोग 2014 में आए उसे पूरा किए, 2017 में आए और 19 में आए, 100% पूर्वांचल के वायदों को पूरा करके हम लोगों ने विकास और हम लोगों ने लोगों की सुख दुख का ख्याल रखा और जो सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐसे विकास जिसका दूरगामी असर, चाहे वो पूर्वांचल में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का विषय हो, चाहे विश्वनाथ धाम का निर्माण हो, चाहे माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर का निर्माण हो, ये सब पूरे देश और भारत के अंदर, दुनिया के अंदर भक्तों को प्रभावित करते हैं। लेकिन खासकर पूर्वांचल में ये धार्मिक के साथ साथ आध्यात्मिक के साथ साथ यहाँ के आर्थिक विकास की भी धुरी है। तो ये पूर्वांचल आज बड़ा उत्साहित है और पहले से भी परफॉर्म शानदार भाजपा के पक्ष में वोट करें। आप 1991 में से विधायक है, आप राम लहर भी आपने देखा, आपने भाजपा का वो दौर भी देखा जब 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा। 2014-2017 में जब आपसे बात होती थी तो आप कहते थे कि भाजपा आ रही है, आप देख रहे हैं कि तमाम दलों से लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। लेकिन इस बार वो रिवर्स गियर में हो गया, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात हो, बाकी लोगों की बात हो, वो छोड़ के जा रहे हैं। असर नहीं पड़ेगा? आप दो आदमियों की जाने की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन कितने हमारे पास आए इसका भी आप ध्यान रखिए। हमारे पास RPN सिंह आए, जतिन प्रसाद आए, सपा, बसपा, कांग्रेस के बहुत बड़े जमीनी नेता जिनको देश सेवा की ललक थी, उन्हें लग गया कि आज मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, योगी आदित्यनाथ और भाजपा के साथ इस समाज की भलाई के काम में हम अपना कदम बढ़ा सकते हैं। सब इतनी बड़ी संख्या में आए, उससे पार्टी को बहुत बल मिला है और समाज के नीचे सारे प्रबुद्ध जागरूक लोग आज भाजपा के साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात करें, कितना नुकसान वो पहुंचा रहे हैं आप लोगों को? वो अपना नुकसान कर बैठे हैं, भाजपा को कोई नुकसान नहीं कर रहे, अपना नुकसान कर बैठे। भाजपा ने तो उनके बेटे को 2 बार टिकट भी दिया, भले वो हार गया। उनका बेटे के टिकट के लिए वो विनती करते रहे, उनको टिकट नहीं मिला, खुद उनको अपनी सीट बदलनी पड़ गई, वो उनकी दुर्दशा हुई। ओम प्रकाश राजभर के जो दशा है, दोनों सीटों से वो बुरी तरह हारने जा रहे हैं, जहूराबाद और मेरी ही लोकसभा के शिवपुर में उनके सुपुत्र जी को हम पर्याप्त जमानत तक बचाने की कठिनाई उनको खड़ी हो गई है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। 10 मार्च के बाद उसको देख लीजिएगा, वो अपना नुकसान कर बैठे हैं और जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं उस समाज के संग भाजपा और वो समाज भाजपा के संग खड़ा। आप चंदौली की अगर बात करें, वहाँ एक बड़ा हंगामा हुआ था आपके एक विधानसभा की सीट मुगलसराय को लेकर, और ये कहा गया कि वहाँ से सिटिंग उम्मीदवार का जो विधायक थी, उनका टिकट काटा गया और उसको लेकर आपकी बड़ी आलोचना भी हुई वहाँ। देखिए, ऐसा है, कार्यकर्ताओं की बड़ी पार्टी है, जिनको विधायक भी हमारी बड़ी सम्मानित कार्यकर्ता हैं, जिनको टिकट मिला वो भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग मिलजुल के चुनाव अभियान में जुट गए। वो विषय अब एक किनारे है और वह सीट भी हम अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं। क्या इसको लेकर जो कहा जाता है कि पहले ये था कि हम टिकट काटेंगे 100 के लगभग था, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए और उसके बाद अचानक जहाँ काटना था वहाँ नहीं कटा, जहाँ नहीं कटना चाहिए था वहाँ कटा, ऐसा भी कुछ हुआ है क्या? ऐसा नहीं, जैसा फीडबैक आता है, भारतीय जनता पार्टी को एक व्यक्ति की पार्टी नहीं, एक संगठन के तंत्र सिस्टम की पार्टी है। इसमें अनेक स्रोतों से फीडबैक आता है, उस फीडबैक के आधार पर जो जरूरी था वो सारे टिकट दिए गए हैं और जहाँ फीडबैक आया कि नहीं इसमें जीतने में निश्चिंता है, वहीं टिकट काटे गए और वो भी बड़ी संख्या में काटे गए। ये इलाका है जो है बगल में, मैंने जिक्र किया कि आजमगढ़, अखिलेश यादव अभी सांसद है, मुलायम सिंह यादव भी यहाँ आए, यादव परिवार भी आया। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि नहीं अब विदाई होने जा रही है आपकी सरकार की, बार बार वो दावा कर रहे हैं, हर चुनावी रैली में इस तरह का दावा कर रहे हैं। अखिलेश यादव और उनके पिता यहाँ से केवल अपना एक तरफा लाभ रहे, यहाँ के मतदाताओं का समर्थन लेते रहे। अखिलेश यादव, मैं 3.25 साल से सांसद हूँ, अखिलेश भी उस समय यहाँ से सांसद हैं,
और अखिलेश यहाँ तक सांसद होने के बाद केवल 2 बार यहाँ पधारे। अखिलेश रियासत की तरह अपने संसदीय क्षेत्र को देखते हैं। आज लोकतंत्र का ज़माना है। उन्होंने अब तक अपनी सांसद निधि भी ठीक प्रकार से जो मिलती रही है वो भी नहीं खर्च किया अपने आजमगढ़ में, सब बची हुई है। आजमगढ़ के संग तो अखिलेश ने अन्याय किया है, वही काम उनके पिता ने भी किया था। आज भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर एयर स्ट्रिप शुरू होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस का सीधा लाभ उनको दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर विकास की अनंत एक बड़ी कड़ी खड़ी की है, उसे वो जनता वहाँ देख रही है और इस बार वहाँ भी बड़ा परिवर्तन होने वाला है। लेकिन एक बड़ी बात जो लगातार आपसे दिल्ली में भी पूछा जाता रहा, जब संसद सत्र हुआ तब भी पूछा जाता रहा, ब्राह्मण की नाराजगी कि ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है। हमने देखा कि जाटों की नाराजगी की बात हो रही थी तो अमित शाह जी ने दिल्ली में बैठक बुला ली। ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर कितना कुछ आप लोग काम कर पाए अभी तक? ब्राह्मण नाराज न शुरू में था, न आज है, आगे है। ब्राह्मण समग्रता में विचार करता है, यह प्रश्न ही काल्पनिक था, क्योंकि भाजपा की लोकप्रियता के आगे ये ऐसे काल्पनिक विषय उठाना ही विपक्ष की मजबूरी थी। लेकिन विपक्ष के उस आरोप में, उस पहल में कोई दम नहीं था, इसलिए उसकी हवा निकल गई। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण में ब्राह्मणों ने जम के भाजपा के लिए अपने भी वोट किया है, वोट कराया भी है। वो देश के हित में सारे समाज को साथ लेके चलता है और वो सब भाजपा की सरकारें उत्तर प्रदेश में, केंद्र में कर रही हैं और आने वाले चरणों में बहुत बढ़ चढ़ के वो भाजपा के पक्ष में उनको दिखलाई पड़ रहा है कि भारत के अंदर जिन सूक्तियों की, जिन उपनिषद के सूक्तियों की, वैदिक ऋचाओं की हमारे ऋषि मुनियों ने रचना की थी, आज भारत का प्रधानमंत्री हर संबोधन में भारतीय गौरव को बढ़ाते उसका उल्लेख करता है। तो ब्राह्मण इतने योग्य प्रधानमंत्री और उनके संग कंधा से कंधा मिला के एक कर्म योगी उसको चरितार्थ करता है, तो ब्राह्मण इससे प्रसन्न होगा कि नाराज होगा? उसके बनाए, उसके पहल किए गए समाज के हित के, लोक कल्याण की सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक प्रकार से संपादित हो रही हैं, तो प्रसन्न है। ये प्रश्न काल्पनिक था, उसकी हवा निकल गई, कोई वो विषय ही, उसका कोई प्रसंग ही नहीं। एक बनारस मॉडल, जो वाराणसी मॉडल जो कहा जाता है, जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आप लोगों ने विकास किया, मुख्यमंत्री आपके यहाँ आए, मेयर तमाम लोग यहाँ पे आए, बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े सम्मेलन हुए, ये वाराणसी मॉडल किस तरह का मॉडल है और आपको क्या लगता है कि चुनावों में कितना फायदा होगा, खासतौर से इस पूर्वांचल क्षेत्र की मैं बात करूँ तो? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन को समाज के लिए अर्पित किया। उन्होंने राजनीति की जो नई शैली विकसित की है, ये जो जाति दल हैं, खानदानी दल, उनको पच नहीं रहा है। वो अपने खानदान, जाति, रियासत समझ के लोकतंत्र का खिलवाड़ कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे। ये जो बनारस मॉडल है, इसके पीछे है कि लोकतंत्र में समाज के सभी लोगों को जोड़ के और शासन के कदम और समाज दोनों मिल के चलता है तो काम में गति मिलती है, काम के बेहतर परिणाम होते हैं, काम की कमियां दूर होती हैं। ये मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ये मॉडल को सामने रखा। योगी जी का अभिनंदन है कि उन्होंने कर्मठता से उन चीज़ों को यहाँ उत्तर प्रदेश में 100% लागू किया, सफल किया। और इस नाते ये वे दल हैं, अभी वो राजनीति के इस परिस्थिति को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो अभी जाति राजनीति, दबंगई की राजनीति और अपने खानदानी राजनीति से ऊपर उठ नहीं पा रहे। भारत उससे बहुत आगे निकल चुका है। 72 वर्ष के लोकतंत्र में लोकतंत्र इतना विकसित हो गया है कि गांव की बैठी बिना पढ़ी लिखी महिला भी यह समझ रही है कि मोदी योगी रहेंगे तो हमारे सुख दुख में हर चीज़ें हल होंगी। हमें आवास मिलेगा, हमें दवाई मिलेगी, हमें इलाज मिलेगा, हमें गैस और गैस कनेक्शन और गैस सिलेंडर मिलेंगे और हमारे ऊपर छाया है। ये लोग केवल जातीय नशा देंगे और कोई मदद नहीं करेंगे, तो देश बहुत आगे चल चुका है। आपने कहा कि आपने आवास की बात की, आपने खाद्यान्न की बात की, आपने तमाम योजनाओं की बात की, विकास की बात की, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि ये तमाम जब काम किए तो फिर अयोध्या, काशी, मथुरा का जिक्र क्यों आता है? अभी भी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि मथुरा का विकास करेंगे, तो बार बार इन तमाम दावों के बावजूद भी विपक्ष ये कहता है कि आपको इन तीनों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अरे वो ज़रूरत की बात नहीं भाई, हम अगर जो काम कर रहे हैं सरकार में है, हम सरकार के अच्छे कामों को जनतंत्र के अंदर जनता को, चुनाव हो या सामान्य अवधि हो, उसे बताना मेरा फर्ज है। ये तो बताएं ना कि लोग क्या काम किए। इन्होंने मुख्तार को पाला, इन्होंने अतीक को पाला, इन्होंने आजम खां को पाला और सैफई में डांस किया और अपने
यहाँ पर अगर कभी कोई भर्ती भी हुई तो पूर्वांचल के नौजवानों को नहीं अवसर मिला, मैनपुरी इटावा को मिला। तो ये बताएं ना कि इन्होंने क्या किया। हमने किया है इसलिए हम बताते हैं, इसको इस रूप में लेने की जरूरत है। लगातार शुरू के फेज में हमने देखा कि कानून व्यवस्था बड़ी उपलब्धि थी, जैसे जैसे ये आपका पूर्वांचल की तरफ हम बढ़ते गए तो आतंकवाद, आपने भी इसका जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मंचों से इसका जिक्र किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई मंचों से जिक्र किया। तो ये आतंकवाद को लेकर जो आप समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं, किस तरह से आप वोटर्स को कन्विंस कर पा रहे हैं? आतंकवादियों को खुला संरक्षण समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेता देते हैं, जैसे दिग्विजय सिंह वगैरह। आज अभी जो अहमदाबाद के अंदर जो विस्फोट के मुकदमे में 38 को फांसी हुई है, उसमें 6 आजमगढ़ से जुड़े हैं और उसमें 2 सपा से सीधे जुड़े हैं। और आपको वो दिन याद होना चाहिए कि मोहन शर्मा इंस्पेक्टर को जब आतंकवादियों ने मारा था मुठभेड़ में, तो मोहन शर्मा के घर सपाई नेताओं की और दिग्विजय सिंह के जाने की होड़ लगी थी। ये सब काम इन लोगों ने आतंकवादियों को पुष्पित पल्लवित किया है। तो क्यों नहीं आतंकवाद के लिए उत्तर प्रदेश में मुलायम और अखिलेश की सरकारों ने सिमी पर प्रतिबंध लगाने के काम को खत्म किया, सिमी से जुड़े मुकदमे को वापस लिया। ये किस बात को चरितार्थ करता है? आतंकवादियों को खुला संरक्षण उत्तर प्रदेश में मुलायम और अखिलेश ने दिया है। तो जनता को बताना हमारा फर्ज है और जनता इसको खुली आंखों देख रही है। और आजमगढ़ की जिस आतंकवाद की फसल देने वालों को मैं आपको बता, पिछली बार आजमगढ़ में हमारी 1 सीट थी एमएलए की, इस बार हम वहाँ 4 से 5 सीटें जीतने जा रहे हैं। आपने कहा कि 4 से 5 आजमगढ़ का जिक्र किया, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कितना अनुमान है? पिछली बार जितनी आई थी उतनी, उससे ज़्यादा या उससे कुछ कम? हमारी पार्टी ने संकल्प और आह्वान के साथ चुनाव अभियान शुरू किया है, 300 पार का नारा दिया है, 300 से अधिक हम सीटें जीतने जा रहे हैं और बहुत स्पष्ट और मजबूत बहुमत की सरकार पुनः और डबल इंजन की सरकार का जो फायदा इस प्रदेश की जनता ने पाया है उसे लगातार देने जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि पहले 2 चरण में ही उन्होंने शतक पार कर लिया था। अखिलेश यादव इंडिविजुअली शतक पारे, बॉलिंग बैटिंग दोनों करें, उनको कौन रोक सकते हैं? लेकिन अखिलेश यादव को 10 मार्च के बाद पता चलेगा कि वो कहाँ खड़े हैं और भाजपा प्रदेश की जनता की 10 मार्च के बाद नवगठित सरकार से सेवा का काम शुरू करें। आईएनए से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और बाबा केशव दास की धरती से आपने इंटरव्यू किया हमारे गाजीपुर पैतृक गांव में, इसके लिए विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे साफ साफ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चाहे जो भी दावे करे, भाजपा आ रही है, 300 से ज़्यादा सीटों के साथ आ रही है। और जहां तक आतंकवाद का सवाल है, विकास के मुद्दों का सवाल है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हो या उनके पिता मुलायम सिंह यादव, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को और खासतौर से पूर्वांचल की जनता को तो सिर्फ धोखा ही दिया है। आईएनएस के लिए गाजीपुर से संतोष पाठक।